हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द क्यूरियस माइंड। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस चैनल पर दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बायोलॉजी का ही एक पार्ट रहने वाला है। और आप सभी को पता ही होगा ये जो वीडियो है वो एसएससी, यूपीएससी, नीट और जिनका भी बैकग्राउंड बायोलॉजी से रिलेटेड है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर देकर जाएं। और ये जो चैनल है द क्यूरियस माइंड, ये फ्री सोर्स ऑफ स्टडी रहने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो चलिए बिना देरी करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। जो हमारी लाइफ साइकिल होती है, हमें जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ओके, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम थी जिसका मैंने इस यूट्यूब चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले डाइजेशन की जो स्टार्ट होता है हमारा, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। बहुत कम लोगों को पता होगा, सब लोग यही सोचते हैं कि पेट में जाकर, स्टमक में जाकर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन ये गलत है। माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में देख लें। डाइजेशन के लिए जहां जहां भी फूड जाता है, जिस जिस एरिया से होकर फूड जाता है, हम उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और इस कैनाल का पार्ट कौन कौन होता है, अगर उसके बारे में हम एक नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले हम फूड को रखेंगे अपने माउथ में। माउथ में उसको करेंगे च्यू, च्यू करने के बाद हम उसको भेजेंगे ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कनेक्ट रहता हमारा स्टमक, देन वो स्टमक में जाएगा। स्टमक से कनेक्ट रहती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और इसके बाद लास्ट पार्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर जाएगा, थ्रू दी एनस वो वेस्ट बाहर हो जाएगा। तो माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक का जो पार्ट होता है वो सारा एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा होता है। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, जो भी अदर ग्लैंड्स होते हैं उनको भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या होता है कि लोग हेल्प करते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं, माउथ में रखने के बाद उसको वो जो च्यू होगा फूड, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, उसको करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ टीथ, च्यू करेंगे। टीथ के बारे में सबसे पहले पढ़ना हमारा फर्ज बनता, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। तो हम टीथ के बारे में सबसे पढ़ेंगे। दो टाइप के टीथ होते हैं, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। जो प्राइमरी होते हैं वो जनरली चिल्ड्रन में देखे जाते हैं, और जो सेकेंडरी है वो एडल्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं आप ऐसा। जो प्राइमरी टीथ है वो लगभग 2 बार जाने के बाद वापस आ सकते हैं। सेकेंडरी में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि एक बार गए और फिर वो गए दोबारा नहीं आते हैं। ये जो टीथ आपको दिख रहे हैं, एक एडल्ट में ऐसा कंसीडर करा जाता है कि जो टीथ की नंबर्स होते हैं वो 32 होते हैं। सब में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो टीथ का अगर हम क्लासीफाई करें फर्दर तो ये 4 टाइप के होते हैं। इंसाइजर जो आगे के दांत होते हैं, देन उनके बाद लगे होते हैं कैनाइन, प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स। आप कलर की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर हम प्राइमरी टीथ में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इंसाइजर है जो वो 2 है, ये 2 रह गए। तो उसके बाद आता है एक कैनाइन, ये एक कैनाइन आ गया। उसमें प्री मोलर नहीं होते हैं, प्री मोलर नहीं होते हैं, तो 0। और उसके बाद ये जो 2 दिख रहे हैं मोलर्स, ये हो गए। तो ये प्राइमरी टीथ का फॉर्मूला भी बनता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्राइमरी टीथ का फॉर्मूला क्या है, तो 2102 है। और यही मोलर्स को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। हिंदी में कहते हैं अक्लदार, जो कई लोगों में बहुत लेट निकलती है, जनरली ही लेट निकलती है, लेकिन कई लोगों में बहुत ज्यादा लेट निकलती है। एडल्ट में अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये 2, 1, 2 और 3। तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 2, 1, 2, 3। ये एडल्ट्स में रहेगा। ठीक है, तो इतना ही जानना है हमें टीथ के बारे में। आगे बढ़े, यहाँ से आप और नॉलेज ले सकते हैं टीथ के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम टीथ की स्टडी को, सबसे पहले टीथ की स्टडी को बोलते क्या है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसको हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, टीथ की स्टडी को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। टीथ के बारे में अगर हम समझें तो यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्राउन, देन उसके नीचे वाला पार्ट होता है नेक, देन उसके नीचे आता है रूट वाला पार्ट जो कि गम से स्टार्ट हो जाता है आपका। और ये जो पूरा टीथ है वो कनेक्ट रहता है बोन से। ठीक है, इतना तो समझ गए आप। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम कहते हैं क्राउन, जो हमें विजिबल होता है। लास्ट वाला पार्ट जो क्राउन के होता है वो उसको हम कहते हैं नेक। और फिर गम से नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं रूट, जहां तक, जहां से मतलब टीथ फिक्स होता है एक बोन में, उसको हम कहते हैं रूट वाला पार्ट। जो टीथ की आउटर कवरिंग लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर, उसको हम जानते हैं एनामल के नाम से। अगर ये गई तो फिर कैविटी लगना स्टार्ट हो जाती है आपकी। एनामल की नीचे वाली लेयर होती है उसको हम जानते हैं डेंटिन के नाम से। और ये जो आपको फिर पिंकिश वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं पल्प, इसको हम बोलते हैं पल्प। अगर ये पल्प
स्टॉप हो जाए, बढ़ना बंद हो जाए, तो फिर टीथ निकलने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं पल्प के थ्रू आपका टीथ ग्रो होता है। अगर ये पल्प नहीं रहेगा तो टीथ ग्रो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट स्टेज रहती है, अगर पल्प नहीं है, टीथ नहीं है, सीधा समझ सकते हैं। इसके बाद आता है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसके बाद आता है ये सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है? जो कि कवर करता है रूट को। ये जो रूट्स आपको दिख रही हैं, ये वाली जो रूट्स आपको दिख रही हैं, इसको कवर करता है कौन? सीमेंटम कवर करता है, ये वाला पार्ट होता है वो। और फिर लास्ट में जो रूट्स हैं, इसी के अंदर आपकी प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ब्लड वेसल्स में होती हैं जो रेड कलर से दिख रही हैं आर्टरी, ब्लू कलर से वेन जो ब्लड लाने और ले जाने का काम करती हैं, कुछ नर्व्स रहती है जो कि सेंसिटिविटी को पहचानती हैं। ओके, इतना काफी है टीथ के रिगार्डिंग समझने के लिए। देन आते हैं अब हम टंग पर। अब आएंगे हम टंग पर। टंग, ये जो लिखा है पेपिले, इसको बोलते क्या, ये होता क्या पेपिले? तो कभी भी आप अपनी टंग में देखेंगे कि इस टाइप के छोटे छोटे दाने निकले रहते हैं, रेशे निकले रहते हैं। कभी भी, अभी भी आप देख लें अगर शीशे के सामने जाकर, तो आपको दिख जाएगा। ये जो छोटे 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 दाने होते हैं, इनको बोलते हैं पेपिले। और ये पेपिले कितने टाइप के होते हैं? तो ये 4 पार्ट्स में इनको क्लासिफाई करते हैं: फोलिएट, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म या फंगाई फॉर्म, देन सर्कमवैलेट। ये 4 टाइप के होते हैं पेपिले। इससे ज्यादा हमें जानना नहीं है। बस यहाँ पर इस डायग्राम में देखिएगा कि ये जो हार्ड पैलेट है, ये क्या होता है माउथ में? हार्ड पैलेट। कौन सा वाला पैलेट को हम हार्ड पैलेट कहते हैं? तो ये अपर जॉ का जस्ट जो टीथ के नीचे वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। ये वाला पूरा हिस्सा ये होता है, हार्ड होता है तो हार्ड पैलेट, और इसके नीचे वाला हिस्सा होगा सॉफ्ट, तो हम उसको कह देते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये वाला पूरा हिस्सा चला जाएगा आपका सॉफ्ट पैलेट में। एक चीज आपको दिख रही होगी, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊव्यूला। ठीक है, देन इसको, ये वाला जो टीथ के ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं गम, जिंजिवा के नाम से जानते हैं, अदर प्रोनाउंस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इतना बस आपको जानना है। देन ये है आपकी टंग, और ये जो टंग कहीं ना कहीं पीछे से माउथ से कनेक्ट होगी। ओके, ये कहीं ना कहीं पीछे माउथ से कनेक्ट होगी, और वो जगह जहां पर ये कनेक्ट रहती है उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। उसको हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो पेपिले होते हैं, ये पेपिले होते हैं, इनका काम क्या रहता है? ये टेस्ट को पहचानते हैं या सेंस करते हैं, सेंस करते हैं टेस्ट को। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टंग का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये 2 टेस्ट को पहचानता है, स्वीट को और सॉल्टी को। जो पीछे वाला हिस्सा होता है फ्रेन्युलम, जहां पर कनेक्ट होता है, उसको बिटर टेस्ट पहचानने के लिए जाना जाता है। जो साइड में होते हैं ये वाले, वो सार टेस्ट को यानी खट्टे टेस्ट को पहचानता है, और बीच वाला हिस्सा ऐसे कोई टेस्ट को पहचानता नहीं, इसको हम लोग उमामी कहते हैं। जैसे टोमेटो का कोई टेस्ट नहीं होता, ऐसा कोई खास टाइप का नहीं होता है, वैसे ही उमामी टेस्ट बीच में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उसमें हम लोग ने ये देखा था कि ये जो होता है, ये क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम नेजल कैविटी, और इसी नेजल कैविटी में आपके प्रेजेंट रहते हैं साइनस। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, देन वो यहाँ आती है फेरिंग्स वाले पार्ट में, और फेरिंग्स वाले पार्ट में आने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, जो जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ये विंड पाइप जो आपको दिख रहा है, यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका काम क्या रहेगा उसके बारे में देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड रहता है, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे और खाएंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे रख के खाएंगे, च्यू करेंगे, सलाइवा उसमें मिक्स होगा। ठीक है, और वो जब वो फूड जिसको हम लोग च्यू कर लेंगे, चबा लेंगे, उस च्यू करने के बाद उस फूड को बोलते हैं क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। ठीक है, देन फूड यहाँ आएगा फेरिंग्स वाले पार्ट में आएगा, लेकिन अब वो यहाँ से ट्रैकिया वाले पाइप में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो हम ब्रीद इन कर रहे हैं, जो कि वहां पर डाइजेशन होगा नहीं, तो वो सीधा सीधा चला जाएगा। अब सीधा सीधा ही क्यों जाएगा, यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? कभी सोचा है? उसका एक ही रीजन है कि एक पार्ट आपको ये दिख रहा होगा उठा उठा सा, ये जो आपको अगर पार्ट दिख पा रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस होता है। ठीक है, जैसे ही आप फूड को लेकर आएंगे यहाँ तक, तो ये एपीग्लॉटिस अभी ओपन है, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये बंद हो जाएगा, और ये वाली जो पाइप है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि खाना खाते समय आपको बात नहीं करना चाहिए। अगर आप बात करेंगे तो ब्रीद इन करेंगे, और उस टाइम पे अगर ये पाइप खुल गया, ये वाला पार्ट एपीग्लॉटिस खुल कर, ये ट्रैकिया वाला पाइप खुल गया, तो खाना इधर चला जाएगा, और खाना आपके फिर लंग्स में चला जाएगा, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपीग्लॉटिस यहाँ पर बंद हुआ, तो ये कहाँ चला जाएगा? इस वाले पाइप में फूड चला जाएगा। ये सेकंड वाला पाइप है, ये वाला जो पाइप है, इस वाले पाइप में चला जाएगा, और इस पाइप को हम लोग बोलते हैं क्या है? तो इसी पाइप को हम लोग बोलते हैं
ईसोफेगस के नाम से। तो इतना तो क्लियर है। चलिए अब हमारी क्लास, जो मेन क्लास है हमारी, वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग फूड को रखेंगे माउथ में, उसको हम लोग च्यू करेंगे, देन वो बोलस बनेगा। हमें पता होना चाहिए कि कुछ ग्लैंड्स रहते हैं हमारे माउथ में जिनको हम लोग स्लेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं उनको। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ठीक रहेगा। स्लेवरी ग्लैंड्स रहते हैं माउथ में। वो स्लेवरी ग्लैंड्स का नाम क्या रहता है? सबसे पहले सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड देन पैरोटॉइड या पैरोटिड। ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, यही वो ग्लैंड्स होते हैं जो आपके माउथ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है माउथ में, उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड, ठीक है। सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो होता है पैरोटिड। और इसी पैरोटिड में अगर इन्फेक्शन हो जाए कभी, है ना, या सूजन आ जाए या स्वेल कर जाए, तो हमें होती है एक डिसीज जिसको हम लोग कहते हैं मम्स डिसीज, ठीक है। जो उसमें जो गाल रहते हैं बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, लटक जैसे जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मम्स। इसी के कारण होता है, पैरोटाइड के कारण। अब हमने ये जो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, इनका काम क्या रहता है? तो ये कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम को ये लोग रिलीज करते हैं उसके बारे में अगर हम लोग देख लें, तो सबसे पहले इसमें से जो एंजाइम रिलीज होता है उसका नाम रहता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम काम क्या करता है भाई आपके मुंह में? तो उसके बारे में जानने से पहले हमें एक चीज यहाँ पर जाननी पड़ेगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आखिर होता क्या है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें फैट्स होगा, प्रोटीन होगा और कार्बोहाइड्रेट्स होता है जनरली। कार्बोहाइड्रेट होते हैं दो टाइप के, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिर फर्दर क्लासिफाई होके दो में बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। और कॉम्प्लेक्स वाले को बोलते हैं हम लोग पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये होती है सिंपल मोनो डाइसैकेराइड, और ये होता है कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो बस इतना ही आप लोग जानिए, से ज्यादा नहीं जानना है। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जब मैं क्लास लाऊंगा कार्बोहाइड्रेट और फैट की, उसमें आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा ये चीज कि ये चीज होती क्या है। फिलहाल इतना ही। तो जो ये ग्लैंड होता है, ये एंजाइम होता है, ये वाला, ये जो टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है? तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर में बेसिकली देखा जाए तो ये डाइजेशन करता है कार्ब्स का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कार्ब्स का डाइजेशन करता है। मतलब कार्ब्स को क्या करता है? कार्ब्स को ये ब्रेक करता है। ब्रेक किसमें करता है ये? तो ये कॉम्प्लेक्स वाले को, कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में। किसको? कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक कर देगा सिंपल शुगर में। और उसमें भी स्टार्च को ब्रेक करता है माल्टोज में। उसमें भी स्टार्च को ब्रेक करता है ये माल्टोज में। इतनी चीज क्लियर है। ये कौन करेगा? सब टाइलिन एंजाइम। जो कि रिलीज कौन करता है इसको? तो ये जो स्लेवरी ग्लैंड है यही इसको रिलीज करते हैं। एक और एंजाइम के लोग रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम। अब इसका काम क्या रहता है? ये एंजाइम का काम क्या रहता है? तो ये एक मतलब ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर वर्क करता है। मतलब जो भी मुंह में आपने खाना खाया और अगर उसमें कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं, तो ये सब क्या कर देगा? लाइसोसोम एंजाइम उस सबको, उन सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा, वही मार देगा, और उसके बाद फूड को आपके आगे प्रोसेस के लिए भेज देगा, ठीक है। कार्ब्स का डाइजेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में ब्रेक हो गया, यानी कि स्टार्च से माल्टोज में ब्रेक हो गया है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो खाना है वो जाएगा आपका कहाँ पर? ईसोफेगस में। ये जो बोलस मैंने बताया, च्यू करने के बाद ये जो बोलस बनता है, ये कहाँ जाएगा? यहाँ से ईसोफेगस में जाएगा। और अगर हम देख लें, जो पूरा पाइप दिख रहा है ना, ये वाला जो पूरा पाइप, इस पूरे पाइप को ही ईसोफेगस बोला जाता है। और ये डाइजेशन नहीं करता, ये सिर्फ एक पाथ है जो कि माउथ से खाना पहुंचाता है स्टमक में, ठीक है। इस ईसोफेगस की जो लेंथ रहती है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, या इंच में देखें तो 10 इंच लगभग इसकी लेंथ होती है। अब खाना कहाँ पर जाएगा? खाना यहाँ से जाएगा हमारा स्टमक में। स्टमक आपको ये दिख रहा है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ब्लैक में इसमें शो कर देता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट स्टमक का है, ठीक है। तो स्टमक में खाना जाएगा और खाना जाने के बाद उसका डाइजेशन शुरू होगा। लेकिन डाइजेशन से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टमक के बारे में यहाँ पर जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग स्टमक के बारे में जानेंगे जल्दी से। सबसे पहले जो स्टमक होता है, कभी क्वेश्चन बन जाए कि स्टमक का शेप क्या रहता है, तो ये थोड़ा सा जे शेप का रहता है। आपको अगर दिख रहा हो तो ये थोड़ा सा जे शेप का रहता है। अल्फाबेट किस अल्फाबेट से मैच करता है? तो वो जे शेप से मैच करता है। जो स्टमक रहता है उसके 5 पार्ट्स रहते हैं, 5 सेक्शन रहते हैं। वो 5 सेक्शन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अगर हम देख लें, तो ये होता है सबसे पहला कार्डिया,
ठीक है। देन होता है फंडस, देन ये सबसे जो बड़ा पार्ट होता है स्टमक का जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी, ठीक है। इसके बाद आता है एंट्रम और लास्ट में कनेक्ट होता है पाइलोरस, ये वाला पार्ट। तो ये पांच पांच सेक्शंस में डिवाइड होता है आपका स्टमक, ये चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर हम जाके स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाली जो पाइप दिख रही है, ये वाली जहां से बोलस आ रहा था या फूड आ रहा था, यही थी अपनी ईसोफेगस। ये कनेक्ट रहती है कार्डिया से, ठीक है, कार्डिया से कनेक्ट रहती है, देन स्टमक के पार्ट से। जहां बोलस आएगा या फूड आएगा और वो आपकी स्टमक में एंटर करेगा, जिस एरिया से एंटर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगो गैस्ट्रो जंक्शन, है ना, या गैस्ट्रो ईसोफेगियल जंक्शन, जो भी आप प्रोनाउंस करें उसको, ठीक है। दो नाम रहते हैं इसके, ईसोफेगो गैस्ट्रो जंक्शन या गैस्ट्रो ईसोफेगियल जंक्शन, जो कि जॉइंट जॉइंट रहता है, मतलब ईसोफेगस को जॉइंट करता है स्टमक से, वो पॉइंट रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ही आपकी एक दूसरे पेन से बताना पड़ेगा। यहाँ पर ही आपकी स्फिंक्टर्स मसल होती है, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। अब ये स्फिंक्टर्स मसल्स करती क्या है, तो ये क्लोज रहती है, ये इस टाइप से क्लोज रहेंगी, बंद रहेंगी यहाँ से, ठीक है। ये आया खाना, और अब यहाँ पर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि बंद है, तो खाना आता है तब ये खुल जाती है, तब ये खाना सीधा निकल जाता है, और खाना जब स्टमक में पहुंच जाता है, यहाँ पर खाना आ गया, तो ये फिर से बंद हो जाती है। तो समझ गए स्फिंक्टर मसल्स काम क्या करती हैं, स्क्वीज होती रहती हैं ये, और जनरली बंद रहती हैं जब इनका वर्क नहीं रहता है तो, ठीक है। खुलती कब है, जब फूड को स्टमक तक आना रहता है तभी सिर्फ ये ओपन होती हैं, अदरवाइज ये ओपन नहीं होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टमक के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा कि स्टमक के जो 5 सेक्शंस होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड देन पाइलोरस, इनके बारे में देख लिया। इनकी जो लेयर्स होती हैं, स्टमक की कुछ लेयर्स होती हैं, स्टमक की कुछ लेयर्स होती हैं, उनके बारे में हम लोग अगर देख लें तो ये कई सारी लेयर्स से मिलकर बना है, जिसमें से सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है, ये साइड में देखिएगा आप, म्यूकोसा। ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी लेयर दिख रही है आपको, ये पूरी है म्यूकोसा। इसके बाद लगी रहती है आपकी सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा की ऊपर वाली लेयर रहती है। देन उसके बाद होती है आपकी मस्कुलरीज, ठीक है। और जो लास्ट में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टमक की, वो होती है सेरोसा। कभी क्वेश्चन बन जाए कि इनर मोस्ट लेयर स्टमक की कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी म्यूकोसा, और कभी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है स्टमक की, तो वो होगी सेरोसा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। म्यूकोसा में ही प्रेजेंट रहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और इसी में ये जो आपको दिख रहे हैं गैस्ट्रिक पिट, जो कि रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। अभी हम आगे देखेंगे, आराम आराम से समझते चलिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, नहीं तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी और समझ में कुछ नहीं आएगा। म्यूकोसा में प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। मस्कुलरीज में 3 लेयर होती है मसल की, सबसे पहले होती है ऑब्लिक्यूल मसल लेयर, देन होती है आपकी सर्कुलर मसल लेयर, और लास्ट में होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये कहाँ कहाँ दिख रही है, ये देखिए ऑब्लिक्यू, देन सर्कुलर, देन लॉन्गिट्यूडनल, ये 3 मसल लेयर होती हैं। और सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सेरोसा, कनेक्टेड टिश्यू लेयर। जो ये जो पूरा स्टमक है आपका, ये जो पूरा स्टमक है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, ये वाला, ये पूरा स्टमक है जो आपका, ये बंद रहता है। ये किस में बंद रहता है, तो ये पेरिटोनियम में बंद रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ना पेरिटोनियम वाला पार्ट, इसमें बंद रहेगा, ठीक है। कौन बंद रहेगा, पूरा स्टमक, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है बस, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पर, ये वाली रूगे, ठीक है, रूगे या रूगे, ये जो आपको ऐसे 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 थ्रेड टाइप के दिख रहे हैं, ये थ्रेड क्या है, ये थ्रेड क्या है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोसा, जब हम खाना खाते हैं तो ये थ्रेड नहीं होते, तब ये स्ट्रेट होते हैं ऐसे, ठीक है। जब खाना हम नहीं खाते हैं, जब हमारा पेट, जब हमारा स्टमक हमें सिग्नल भेजता है कि हमें भूख लगी है, उस टाइम पर यही जो म्यूकोसा वाली जो लेयर होती है वो ऐसे फॉर्म कर लेती, फोल्ड हो जाती है और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम कहते हैं र्यूगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। और फिर इस स्टमक में खाना जब पास होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो यहाँ पर ये फिर स्फिंक्टर मसल लगी हुई है, ये देखिए, जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। पाइलोरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये पाइलोरस वाले पार्ट में कनेक्ट होती है, इसलिए इसको पाइलोरिस स्फिंक्टर मसल कहते हैं। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर मसल कनेक्ट थी उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या ईसोफेगियल स्फिंक्टर मसल, क्योंकि वो उस पार्ट में कनेक्ट थी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं जिसमें गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं ये रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब हम उन जूस के बारे में पहले हम देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज अगर आपको और देखनी हो तो सबसे पहले जो स्टमक के कुछ सरफेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेपेटिक सरफेस, है ना, फ्रेनिक सरफेस एंड देन एपिगैस्ट्रिक सरफेस। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 3 सरफेस है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब आप देखिएगा जो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करते हैं, यहाँ पर मैं बताता हूँ। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं 2 टाइप के मेजरली, है ना, ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक ग्लैंड, और एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। पेन चेंज करना पड़ेगा। जो आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड रहता है ये एक्सोक्राइन रहता है, ठीक है, और जो पाइलोरिक ग्लैंड रहता है ये एंडोक्राइन रहता है, क्योंकि हमें पता है ग्लैंड 2 ही टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड रहता है ये 80% एरिया को कवर करता है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है तो ये फंडस और बॉडी वाले पार्ट में होता है, स्टमक के, ठीक है। और रिमेनिंग 20% कौन कवर करता है तो ये पाइलोरिक कवर करता है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो ये पाइलोरिक में प्रेजेंट होगा, पाइलोरिक ग्लैंड है जो लास्ट पार्ट होता है, और थोड़ा कहीं एंट्रम में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है आपका ये कुछ सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सी वो सेल्स होती हैं, सबसे पहले तो होती है पेरेंटियल सेल्स, ये पेरेंटियल सेल्स, और एक होती है चीफ सेल, चीफ सेल। अगर हम इसको फर्दर क्लासिफाई करें तो ये जो पेरेंटियल सेल होती हैं यही प्रोड्यूस करती हैं, मतलब इन्हीं के थ्रू ही प्रोड्यूस होता है HCl बाय द ऑक्जेंटिक ग्लैंड, ठीक है। और एक चीज होती है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी यही प्रोड्यूस होता है। और जो चीफ सेल रहती हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल रहती हैं पेप्सिनोजन के लिए, और जो लाइपेज है उसके लिए भी ये चीफ सेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है इसमें जी सेल्स पाई जाती हैं, इसमें जी सेल्स पाई जाती हैं जिसमें कि आपका गैस्ट्रिन बनता है, जिसमें आपका गैस्ट्रिन बनता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है दिमाग मत लगाइएगा, ज्यादा सुनते जाइएगा, बस अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कुछ एंजाइम बनते हैं, वो एंजाइम के बारे में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में अगर हम देखें तो एंजाइम पेन चेंज करना पड़ेगा। वो एंजाइम बनते कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो पेप्सिन बनता है, पेप्सिन बनता है, पेप्सिन के बाद क्या बनता है, रेनिन बनता है, ये सारे एंजाइम है ना। और रेनिन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, काइमोसिन या कीमोसिन के नाम से जानते हैं। ये रेनिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, इसका जो pH वैल्यू होती है वो रफली 1 से 2 के बीच में होती है, जो हाईली एसिडिक होती है, हाईली एसिडिक होती है। और इसी एसिडिक मीडियम में कौन परफॉर्म करता है, पेप्सिन परफॉर्म करता है। और ये पेप्सिन का वर्क क्या रहता है, इस पेप्सिन एंजाइम का वर्क रहता है, अगर मैं पेन चेंज करूं तो ये पेप्सिन चेंज करता है प्रोटीन को, ब्रेक करता है प्रोटीन को, ब्रेक करता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। डायरेक्ट ब्रेक करता है क्या, तो नहीं, डायरेक्ट ब्रेक नहीं करता है। सबसे पहले जो प्रोटीन है वो टूटता है, किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो वो कई सारे स्मॉलर पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स में ब्रेक होता है, जिसको हम लोग पेप्टोन के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग पेप्टोन्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहली प्रोसेस में प्रोटीन जो ब्रेक होता है कई सारे स्मॉलर पेप्टाइड्स यानी कि पेप्टोन्स में ब्रेक होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रोटीन है ना। और प्रोटीन कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक होगा, और ब्रेक करता कौन है, पेप्सिन करता है, एसिडिक मीडियम में करता है, एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। कहाँ पर वर्क करता है, स्टमक में, ठीक है। आगे जाके ट्रिप्सिन अपना वर्क करेगा और फर्दर इसको ब्रेक करेगा डाइपेप्टाइड्स में, और ये ट्रिप्सिन परफॉर्म कहाँ पर करेगा, तो ये आपका पेनक्रियाज में परफॉर्म करेगा, अभी हम देखेंगे। और फाइनल जाके ये जो है एरेप्सिन, स्टार्टिंग से जो प्रोटीन चली आ रही है ये जो कहानी, उसको अमीनो एसिड में ब्रेक कर देगा एरेप्सिन। ये परफॉर्म कहाँ करता है आपका, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म करता है। और ये ट्रिप्सिन है ये जो आपका, ये कहाँ पर परफॉर्म करेगा, तो ये पैनक्रियाज में परफॉर्म करेगा। और पैनक्रियाज में भी इसको चाहिए रहेगा बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ध्यान रखिएगा ये बेसिक मीडियम में कर रहा है, लेकिन ये जो एसिडिक मीडियम में करा किसने, पेप्सिन में, स्टमक में। इतनी कहानी हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम देखें
ठीक है, तो इतनी कहानी तो हमारी क्लियर हो गई है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह हमने देख लिया। अब हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो HCl है, इसका जो pH वैल्यू है वो 1 से 2 है, तो हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता है, इतना हमारा पेट बर्न क्यों नहीं हो जाता जब इतना ज़्यादा एसिडिक है तो? क्योंकि ये जो फर्स्ट इनर मोस्ट लेयर होती है जो म्यूकोसा वाली, है ना, इसके कारण हमारा पेट नहीं जलता है, ये प्रोटेक्ट करती है HCl से हमारे पेट को। ठीक है, ये म्यूकोसा वाली लेयर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, कभी आपने कुछ ऐसा खा लिया जो कि खुद ही एसिडिक हो थोड़ा सा, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो यहाँ वाली जो स्फिंक्टर मसल है जो कि क्लोज रहती है वो फिर से ओपन हो जाएगी, और ये जो पेट का जो सारा कचरा रहेगा वो सारा आपका बाहर निकल जाएगा और आपको वॉमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज चलती रहती है। देन अब होता क्या है यहाँ पे समझिएगा, स्टमक के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, कि स्टमक में डाइजेशन क्या होता है, किस चीज का डाइजेशन होता है, ये सब चीज हमने देख लिया। और डाइजेशन के बाद स्टमक में जब डाइजेशन हो जाएगा तो चीज क्या रहती है, जब जो फूड रहता है उसका जो डाइजेशन हो जाता है उस फूड को हम लोग बोलते क्या है, स्टार्टिंग में बोलते हैं तो बोलस, अब उसको हम लोग बोलेंगे काइम। और फाइनल जब ये काइम एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना, एब्जॉर्ब हो जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइल, इसको हम लोग काइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं छोटी छोटी, जानना जरूरी है। अब स्टमक से कनेक्ट रहती है आपकी, अभी हमने पढ़ा ये, स्टमक से आपकी कनेक्ट रहेगी पॉलिटिक स्फिंक्टर मसल, यहाँ से जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमें यहाँ पर एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है लिवर। लिवर का ऐसा क्या काम रहता है हमारे डाइजेशन में जो हेल्प करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से सुनिएगा। जो लिवर होता है ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन प्रेजेंट रहता है, और थोड़ा सा रेड ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है, इतना बड़ा पार्ट है, तो ये रफली 1.5 kg का रहता है। इतनी चीज क्लियर है। अब ये जो लीवर है ये कई सारी सेल्स से मिलकर बना होता है, उन सेल्स के नाम है जैसे क्यूफर सेल्स, क्यूफर सेल्स, ठीक है, हेपेटिक सेल्स। जब हम लोग हमारा ग्लैंड वाला वीडियो कर रहे होंगे उसमें पूरा ये लीवर के बारे में सब पूरी डिटेल्स में मिल जाएगी, है ना। और कौन सी होती है तो पेरेन्काइमल, पेरेन्काइमल सेल्स और एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स, और कोई बहुत सारी मतलब सेल से मिलकर बना होता है। जो मेन होती है उसमें, जो मेन होती है इसमें वो होती है एक तो हेपेटिक सेल्स, क्यूफर सेल्स एंड देन पेरेन्काइमल सेल्स। इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने, क्यूफर सेल्स ही हेल्प करती हैं रीजनरेशन में, रीजनरेशन में मतलब आपकी बॉडी में लीवर ही पूरा ऐसा एक ऑर्गन है, एक ऐसा ग्लैंड हो जो कि रीजनरेट कर सकता है, और किसी के पास ये क्षमता नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये हो जाती है लीवर के रिगार्डिंग कि जो लिवर होता है आपका, उसका जो काम रहता है सबसे पहले वो इसी के नीचे प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसी के ही नीचे गॉल ब्लैडर कहाँ गया, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है पूरा आपको, ओके, ये है गॉल ब्लैडर, यहीं वही प्रेजेंट रहता है आपका गॉल ब्लैडर। अब इनका काम क्या रहता है, लिवर का हमारे बॉडी में काम क्या रहता है, और ये जो गॉल ब्लैडर है जो ग्रीन शेप का, इसका काम क्या रहता है, तो ये थोड़ा आपको पियर शेप का नहीं दिख रहा है, पियर शेप्ड का नहीं दिख रहा है ना, नाशपाती के आकार का कहते हैं इसको। सबसे पहले जो लिवर के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसका जो वेट होता है 1.5 किलो होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी पूरी बॉडी का, ओवरऑल भी होता है और लास्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है तो वो थायराइड ग्लैंड होता है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है तो वो पैनक्रियाज होता है, दोनों होता है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, क्यों, क्योंकि वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई है। अब हम देखते हैं कि जो लिवर है इसका काम क्या रहता है, ठीक है, और वो जो गॉल ब्लैडर था उसका काम क्या था। सबसे पहले आरबीसी जो रहती है, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो 120 डेज का होता है, ये चीज आपको पता है। 120 डेज के बाद वो अपने ग्रेव यार्ड यानी कि स्प्लीन में चली जाती है, ठीक है, और वहां जाके खत्म हो जाती है, और फिर दोबारा नई आरबीसी है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। जब ये आरबीसी का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और ये स्प्लीन में जाने से पहले कहाँ जाएंगी, तो ये लिवर में जाएंगी। कहाँ जाएंगी, स्प्लीन में जाने से पहले लिवर में जाती हैं, लिवर में जाती हैं, और लिवर की जो एक तरीके की सेल है जिसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलो, रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स, जो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स रहती हैं वो लिवर में प्रेजेंट रहती हैं, और वो आरबीसी इन्हीं सेल्स में जाती हैं, ठीक है, इन्हीं के पास जाती हैं, और इनके पास जाके क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, इनके पास जाके जो आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, तो वो ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक हो जाएगी दो चीजों में और बनाएगी वाटर और हीमोग्लोबिन। ये चीज क्लियर है।
अब वाटर वाला काम तो चलो ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हीमोग्लोबिन फर्दर क्लासीफाई या फर्दर ब्रेक होता है, सॉरी क्लासीफाई नहीं होता, फर्दर ब्रेक होगा किस में, दो चीज में, जिसका नाम है हीम और ग्लोबिन। इस ग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है प्रोटीन, इस ग्लोबिन में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो कि हमारी बॉडी ले लेती है। और इस हीम, ये जो हीम है ये फर्दर क्लासीफाई होगा, ब्रेक होगा दो में, आयरन में और नॉन आयरन में, क्योंकि आपको पता है हीम में ही आयरन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो रेड दिखता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि इस नॉन आयरन में एक चीज प्रेजेंट रहती है ग्रीनिश कलर की, किस कलर की, ये होगी ग्रीनिश कलर की, जो धीरे धीरे रिड्यूस होके एक येलो येलो सब्सटेंस या येलो पिगमेंट सब्सटेंस, एक येलो सब्सटेंस में चेंज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बिली रूबिन, जिसको हम लोग कहते हैं बिली रूबिन, ठीक है। अब ये जो बिली रूबिन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इस बिली रूबिन का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले ये जो बिली रूबिन हमें मिलता है ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बिली रूबिन होता है, या हम इसको एक चीज और कह सकते हैं वाटर इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल बिली रूबिन होता है। और ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हमें ये नॉन आयरन से मिला वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये वाटर इनसॉल्युबल भी होता है, ये यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल भी होता है। तो ये वाटर सॉल्युबल आखिर बनता कैसे और हम इसको काम में कैसे लाते हैं, तो बॉडी इसको क्या करती है, इसी वेस्ट को, सो बॉडी इस वाटर सॉल्युबल को बनाती है और बचे पार्ट को मतलब बाहर भेज देती है। सबसे पहले ये जो बिलीरुबिन है, जो हमारी बॉडी है, इसको क्या बनाएगी, तो इसको वाटर सॉल्युबल बनाएगी, और जो बचा पार्ट है उसको किडनी से फिल्टर करके कहाँ भेज देगी, बाहर भेज देगी, ठीक है। अब ये जो वाटर सॉल्युबल इसको बनाती कैसी है, तो बिलीरुबिन बिलीरुबिन एक पार्ट से जाके मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्बुमिनाई, एल्बुमिनाई या एल्बुमिन, इस पार्ट से जाके मिलता है बिलीरुबिन एल्बुमिन। ये एक पॉजिटिव चीज है, ये एक नेगेटिव चीज है, मतलब ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है और एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बिलीरुबिन इस एल्ब्यूमिन के साथ मिलके हमारी बॉडी में वापस से एंटर कर जाता है। अब किडनी चाहे तो इन दोनों को फिल्टर करके बाहर भेज दे, क्योंकि ये एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एल्ब्यूमिन तो एक अच्छी चीज है तो उसको तो अंदर रखना है। किडनी या तो दोनों को फिल्टर करेगी या दोनों को फिल्टर नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है जब बिलीरुबिन इस एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर पूरी बॉडी में फिर से घूमने लगता है, पूरी बॉडी के फिर से आरबीसी में घूमने लगता है, तो ये लोग वापस जाते हैं लिवर के पास, ये लोग वापस जाएंगे अब लिवर के पास। और अब लिवर की जो हेपेटिक सेल्स रहती हैं, जो लिवर की हेपेटिक सेल्स रहती हैं, ये हेपेटिक सेल्स इन लोग को क्या करती हैं, ले लेती हैं, इन लोग को ले लेती हैं और अब इन लोग को चेंज करती हैं। मतलब ये सबसे पहले लिवर के पास गए, लिवर की हेपेटिक सेल्स ने इनको ले लिया और ये बनाएंगे अब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब इन लोग बनाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से हम लोग समझते हुए जा रहे हैं। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को बनाते हैं इन लोग, कौन बनाता है, लिवर बनाएगा, और लिवर की भी कौन सी सेल बनाएगी, तो वो हेपेटिक सेल्स बनाती है इस बिलीरुबिन को, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बाइल जूस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस काम क्या करता है, ये मीडियम को बेसिक बना देता है, ये बेस बना देता है, बेसिक बना देता है, ये बेस बना देता है। कि ये बाइल जूस आपका प्रेजेंट रहता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोजेक्ट है, वेस्ट जो भी आपका बचा है वो सारा किडनी से फिल्टर होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर हेपेटिक सेल्स बिलीरुबिन को लेना बंद कर दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हेपेटिक सेल्स बिलीरुबिन को लेना बंद कर दे तो शरीर कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, क्योंकि बिलीरुबिन एक येलो कलर का सब्सटेंस है। और ये हेपेटिक सेल्स अगर उसको लेना बंद कर दे, बाइल जूस बनाना बंद कर दे, तो शरीर पूरा पीला पड़ जाएगा और इसी को हम पीलिया बोलते हैं, जॉइंडिस हो जाता है, जिससे कि डायरेक्ट अफेक्ट कौन होता है, तो वो लिवर होता है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी लिवर की पूरी कहानी हो गई, लिवर की पूरी कहानी हो गई, है ना। इसी में ही प्रेजेंट होता है आपका बाइल जूस गॉल ब्लैडर में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यही जो लीवर होता है, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो बिलीरुबिन बनता है आपका आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है, तो आरबीसी की जो सेल्स रहती हैं, इनका जो ब्रेकडाउन होता है उससे लगभग 80% बिलीरुबिन बनता है, जो अदर सेल्स होती हैं उनके ब्रेकडाउन से लगभग 20% मिलकर तब जाके बनता है बिलीरुबिन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। जो बाइल जूस है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, हाँ, जो बाइल जूस है वो आपका बाइल जूस
is responsible for emulsification of फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए जो बाइल जूस है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसके, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए। अब क्या होता है, यही जो बाइल जूस है, पेन चेंज करना पड़ेगा, ये क्या करता है, तो ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में उसने तोड़ दिया लार्ज वाले जो फैट ग्लोब्यूल्स थे। अब जाएंगे लोग कहाँ पर, पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज इस स्मॉलर वाले को और छोटे में तोड़ देगा, ठीक है। अब हम जाएंगे और अब हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है कहाँ पर सबसे पहले, तो ये जो पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये है पूरा पैनक्रियाज, ठीक है, ये पूरा है पैनक्रियाज जो आपको एक लीफ के शेप का दिख रहा होगा। तो पैनक्रियाज में क्या होता है, ये पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करता है, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वो काम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिन, सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये काम क्या करता है, तो ये प्रोटीन को जो अमीनो एसिड में हम ब्रेक कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, उसको उसको किस में ब्रेक करता है, डाइपेप्टोन में, डाइपेप्टाइड में, उसको डाइपेप्टाइड में ब्रेक करता है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम लगा रखा हूँ, ये डाइपेप्टाइड वाला जो आपको दिख रहा है, दूसरे पेन से अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, ये जो ट्रिप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और इसके लिए जो उसको मीडियम चाहिए रहेगा, वो बेसिक मीडियम चाहिए रहेगा, या मीडियम इसके लिए बेस होना चाहिए जो कि 7 से ऊपर होता है, ठीक है। लाइपेज एंजाइम वर्क करेगा, लाइपेज एंजाइम वर्क करेगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट को, जो यहाँ पर हम लोग फैट को तोड़ रहे थे, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे थे, इसी जो इसी जो फैट जो हमारा बचता है, जो फर्दर टूट जाता है, जिसको हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी जानते हैं, इसको ये फर्दर तोड़ देगा किस में, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में, देन फर्दर जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। और एक चीज और होती है, ग्लिसरॉल, उनमें तोड़ता है। लाइपेज एंजाइम का वर्क रहता है फैट को फैटी एसिड में ब्रेक करता है। एक होता है अमाइलेज एंजाइम, एक होता है अमाइलेज एंजाइम जो कि क्या काम करता है, जो कि कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में ब्रेक करता है। कौन करता है, अमाइलेज एंजाइम। ये चीज आपको पता हो गई है ना, क्योंकि ये सब बेसिक मीडियम इनका बेसिक मिल जाता है इनको, जो कि कौन बनाता है, बाइल जूस बना देता है ना, लाइपेज के लिए काम आसान कर देता है। और यहाँ पर जो लाइपेज रहता है वो फर्दर जो फैट के जो हमें स्मॉलर ड्रॉपलेट्स मिले उनको फर्दर तोड़ देता है फैटी एसिड में। तो यहाँ से हम लोग ने समझा लिवर के बारे में, यहाँ से हम लोग ने जाना पैनक्रियाज के बारे में, यहाँ से हम लोग लिवर के बारे में जाना, यहाँ से हम लोग पैनक्रियाज के बारे में जाना। ये जो लिवर है यहाँ से अपना क्या देगा, है ना, ये जो लिवर है ये बाइल जूस देगा अपना, यहाँ पर कहाँ पर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लिवर से आ रहा है बाइल जूस, और ये पैनक्रियाज से आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस। दोनों कहाँ मिल रहे हैं, आके लिवर में मिल रहे हैं, ओ सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं, जहाँ पर स्टमक से फूड भी आ रहा है, जहाँ से स्टमक से फूड भी आ रहा है। हम लोग ने पढ़ लिया कि स्टमक में डाइजेशन हो गया, वो कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो लिवर है आपका यहाँ से आ रहा बाइल जूस, जो पैनक्रियाज है आपका यहाँ से आ रहा है आपका पैनक्रियाटिक जूस, और ये सब जाके कहाँ मिल रहे हैं, तो ये सब जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं। और हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम लोग शुरू करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है डुओडेनम, देन आता है जेजुनम, देन आता है इलियम। जो डुओडेनम वाला पार्ट होता है वो बहुत शॉर्ट पार्ट होता है, और अपनी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको इतना सही होता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो जेजुनम, जो कि थोड़ा थिक पार्ट होता है, ये वाला जो रिमेनिंग जो ब्लू कलर वाला पार्ट है वो जेजुनम होता है। देन आता है इलियम, जो कि थर्ड पार्ट होता है स्मॉलर इंटेस्टाइन का, ये जो पूरा ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपको ये वो होता है, ठीक है। और ये लार्जर या लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टोटल लेंथ रहती है वो कितनी रहती है, तो वो रफली 22 फीट या 7 मीटर जितनी लंबी रहती है। और ये वाली जो हमें दिख रही है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो रफली 5 फीट होती है, जो कि स्मॉलर इंटेस्टाइन से छोटी होती है, यानी रफली 1.5 मीटर, ठीक है।
ऐसे करते करते जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी टोटल लेंथ कितनी बनती है, कि जो टोटल लेंथ बनती है वो 30 फीट या रफली 9 मीटर जितनी होती है। तो इतना अभी हमने कंसीडर कर लिया। अब हम देखेंगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर आके हम देखें इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं, उसमें जब फूड गया है अब उसका डाइजेशन कैसे होता है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो जो बचा हुआ फूड होता है जिसको हम काइम के नाम से जान रहे हैं वो कहाँ पर आएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हमने 3 पार्ट अभी पढ़े, ये वाले डोडेनम, जेजुनम और इलियम, तो इनका मेन वर्क क्या रहता है, तो डोडेनम में सबसे पहले खाना आएगा यानी फूड काइम आएगा जो आपका, यहाँ पे ही मैक्सिमम क्या हो जाएगा, फूड का डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देन हो जाएगा जेजुनम में, जेजुनम में क्या होगा, डाइजेशन प्लस एब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अच्छे से एब्सॉर्प्शन इतने अच्छे से क्यों हो जाता है, मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके अंदर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं ऐसे साइड में। ओके, इन स्ट्रक्चर्स को जो हेयर लाइक होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं विली, और यही विली के थ्रू अच्छे से एब्सॉर्प्शन हो पाता है जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है। ठीक है, देन ये कहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगा आपके इलियम वाले पार्ट में, ये ग्रीनिश वाला पार्ट है। अब ये ग्रीनिश वाले पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, इसके बाद डाइजेशन नहीं होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। ये जो ग्रीनिश वाला पार्ट है जिसको हम लोग इलियम के नाम से जान रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें क्या होता है, ये कुछ एंजाइम को सेक्रेट करता है, यही पार्ट कुछ एंजाइम को सेक्रेट करता है। वो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, एंजाइम सबसे पहले तो ये माल्टेज को सेक्रेट करता है। जो माल्टेज एंजाइम रहता है ये क्या करता है, तो ये कन्वर्ट करता है कार्ब्स को, बेसिकली ये क्या करता है, कार्ब्स को ब्रेक करता है, कार्ब्स को ब्रेक करता है। और फाइनली जो डाइसैकेराइड शुगर है हमारी, जिसको हम लोग माल्टोज के नाम से जान रहे थे, माल्टोज, उसको ये ब्रेक कर देगा ग्लूकोज में। फाइनली ये हमारी डाइसैकेराइड शुगर थी, और ये हमारी डाइसैकेराइड शुगर थी, और ये जो हमारी मोनोसैकेराइड शुगर थी उसमें कन्वर्ट कर देगा कौन, माल्टोज एंजाइम। कहाँ होता है, इसी स्मॉलर इंटेस्टाइन में होता है। इसी स्मॉलर इंटेस्टाइन में हमारी एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एरेप्सिन। ये क्या करेगा, जो हमारा प्रोटीन टूट रहा था, किसमें टूट रहा था, ब्रेक हो रहा था अमीनो एसिड में, उसकी जो फाइनल स्टेज रहती है जिसको ये डाइपेप्टाइड से कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहीं पे करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉलर इंटेस्टाइन से होने के बाद जो खाना बचेगा, काइम जो रहता है, एब्सॉर्प्शन हो गया फूड का, ये फूड है इसका फाइनल एब्सॉर्प्शन हो गया। अब जो काइम है हम उसको काइल के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ जाएगा, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में ये कहाँ पर जाएगा, सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन ये वाली है आपकी। ठीक है, अब इसके होते हैं 3 पार्ट, सीसम, देन होता है कोलोन। कोलोन में भी कितने टाइप के होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, मतलब ये, तो यहाँ वाला जो पार्ट है तो उसको हम कहते हैं सीसम, यहीं से ही कनेक्ट होती है आपकी स्मॉलर इंटेस्टाइन का आखिरी वाला पार्ट इलियम, और यहीं से फिर फूड यहाँ पर आता है। देन ये रहता है पूरा कोलोन वाला पार्ट। ठीक है, एंड देन लास्ट वाला पार्ट, ये पूरा कोलोन वाला पार्ट है, और ये लास्ट वाला पार्ट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पर वेस्ट जो आपका बचता है वो यहीं पर प्रेजेंट रहता है, एंड देन इट पासेस थ्रू दी एनस। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो सीसम रहता है इसी में ही आपका प्रेजेंट होती है ये, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं, अगर हम इसको हटवा भी दें तो भी हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज। ठीक है, और क्या क्या होता है, ये बेसिकली किस में पाई जाती है, तो ये जानवरों वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, उनके डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमंस में अपेंडिक्स का भी कोई ऐसा वर्क नहीं है, एक चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कोलोन वाला पार्ट, ये जो कोलोन वाला पार्ट है ना, इसमें क्या होता है, तो इसमें फाइनल एब्सॉर्प्शन होता है किसका, जो अगर कहीं पर वाटर बच गया, ध्यान सुनिएगा, फूड का नहीं होगा, कहीं पर अगर वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं उसका, प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका, फाइनली, एंड देन इट पासेस थ्रू दी एनस। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें, यहाँ से हमारा डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है, ये इधर से प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इल्यूकेसियल वॉल, और ये सीसम के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स इसी का पार्ट होता है। कोलोन के कुछ पार्ट होते हैं जैसे हमने पढ़ चुके हैं 4 टाइप के, पास थ्रू द एनस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन को पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास होती है वो फाइनली जाके खत्म होती है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर जो लिवर होता है हमारा, उस लिवर की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमाटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, हेमाटोलॉजी, ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ लिवर को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। और लिवर के अगर कुछ और फंक्शंस की मैं बात कर दूं कि लिवर के और क्या क्या ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है, सॉरी हेमाटोलॉजी नहीं होगा इसका, हेपाटोलॉजी होगा। हेमाटोलॉजी तो ब्लड से रिलेटेड है, किडनी से, तो हेपाटोलॉजी होगा, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ हेपाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी नहीं होगा। ठीक है,
लिवर के कुछ फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले ये ब्लड को भी फिल्टर करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, देन डिटॉक्सिफाई करता है, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको, यूरिया के प्रोडक्शन में भी उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देन ये एक चीज़ और प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपरिन। हेपरिन का मतलब क्या रहता है, हेपरिन या हेपेरिन जो भी आप प्रोनाउंस करें, है ना। ये क्या करता है, तो ब्लड को थिन करने के लिए इसका यूज होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, ये तो खैर डाइजेशन सिस्टम के है रिगार्डिंग था। जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो हम उसमें कंप्लीट चीजें हम लोग अपनी देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।